नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और मैं कौन हूँ, जो भी हूँ, लेकिन आज दिमाग को आपके दिमाग में फिट करके जाऊँगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आज हम पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। और ह्यूमन ब्रेन का किरचा किरचा अपन आज जो है वो उखाड़ने वाले हैं। हर एक चीज़ आपके दिमाग में, दिमाग की सेट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस चीज़ को, ये मस्तिष्क का डायग्राम हमारा समय बचे इसलिए मैं बना के लाया हूँ, लेकिन लेवलिंग आपके सामने करूँगा, हर एक चीज़ आपके सामने बताऊँगा, एक एक पॉइंट किस तरीके से पढ़ेंगे आपको तरीका बिल्कुल पता है। कि जैसे मैंने ये मस्तिष्क बना दिया, तो सबसे पहले मैं आपको मस्तिष्क की बेसिक जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले मस्तिष्क की कोई भी अपन चैप्टर पढ़े, पहले उसकी बेसिक जानकारी ले ली, फिर उसके बाद में जैसे जैसे मस्तिष्क पढ़ा, तो मस्तिष्क का डायग्राम से हम उसके पूरे भागों को, पूरे जितने भी उसके पार्ट्स हैं, एक एक चीज़ को अपन इस डायग्राम में समझते हैं। और उसके बाद उस पार्ट्स का जो भी काम है, उसकी जो भी संरचना है, वो अपन देख लेते हैं। बस इतना ही होता है कोई भी टॉपिक हो। अगर आप सही तरीके से मैनेज्ड वे में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, तरीका सही होना चाहिए, वो बात है। अब इसी चीज़ को आप टूटे फूटे तरीके से पढ़ोगे तो न तो वो आपको याद रहेगा, क्योंकि चीज़ें भी कुछ इस तरीके से अगर आपने पढ़ी है, कुछ इस तरीके से लिखी है, तो वो आपके दिमाग में आएगी। और आपने ऐसे वैसे पढ़ लिया तो मतलब नहीं है वो, ठीक है ना। तो अपन इसको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो। मस्तिष्क के अंदर जो जो पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं, जो जो पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में आने हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपन मानव मस्तिष्क की। सबसे पहले एक बात और सुन लो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लासों को, ताकि जो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन है वो आ सके। ठीक है, मैं क्लासेस लाऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितने बच्चे ज़्यादा देखते हैं तो मन करता है क्लासेस की भाई लाएँ, जल्दी से जल्दी लाएँ, बच्चों को और भी कवर करवानी चीज़ें। ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हैं, और कोई नया बंदा है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मस्तिष्क की, यानी कि ह्यूमन ब्रेन की, तो मानव मस्तिष्क की बात करूं तो इसका भार जो होता है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। कभी कभी सवाल पूछ ले तो अपन को ये नहीं है कि आ नहीं आ, वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि मानव मस्तिष्क का भार कितना है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि 1400 ग्राम का होता है। अब मस्तिष्क कहाँ होता है ये तो मुझे नहीं बताने की जरूरत, मस्तिष्क ये है। ठीक है, अब मानव मस्तिष्क जो होता है उसको हम तीन भागों में बांटेंगे। मानव का मस्तिष्क कितने भागों में बंटा होता है? तीन भागों में। बंटा होने का मतलब हमने उसको बांटा है, ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क के अंदर तीन भाग है। हमने अपनी सुविधा के लिए हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, या उनके फंक्शनिंग के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर कोई भी चीज़ हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हम मनुष्य ही करते हैं। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांटते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा मानव मस्तिष्क। ठीक है, तीन भाग कौन कौन से हैं? एक होता है अग्रभाग, दूसरा जो पार्ट है इसका वो हो जाएगा मध्य भाग, और तीसरा प्रकार हो जाएगा पश्च भाग। मानव मस्तिष्क को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। देखो, कुछ बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर आप क्लास से जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो ये मानव मस्तिष्क का मेरा पहले के लेक्चर पढ़े, एक बार आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, सिलेबस में कवर करवा चुका हूँ लेवल असिस्टेंट का। तो आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस करें तो मेरी पुरानी क्लास से भी आप देख सकते हैं, उसमें भी इतना ही मैटर है। आप एक बार जाके, जैसे आज मैं मस्तिष्क पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से पढ़ लो, फिर एक बार पीछे वाली क्लास आप जाके देखना, उतना ही मैटर, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर होगी। उसके बाद में आंख, कान, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, जनन स्वास्थ्य, कोडेटा के अंदर जितने भी संघ है, मतलब पूरा सिलेबस आपके करवा रखा है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी देखना है, जल्दी सिलेबस कवर करना है, तो आप वो क्लासेस देखिए, जरूरी नहीं है ना यहीं से देखो। भाई सिलेबस तो वही है, बायोलॉजी में तो वही पढ़ाया गया, कोई चीज़ इधर उधर की है नहीं कि बायोलॉजी में मैथ पढ़ा दी, ऐसा तो नहीं। तो आप चाहते हैं तो वो क्लासेस देखिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, शुरुआत की 4 5 7 क्लासों में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन बाद की क्लासेस हैं, पता नहीं बोला ही नहीं जा रहा है, बाद की क्लासों में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े परफेक्ट होते जाते हैं। तो लास्ट वाली क्लासेस आप देखेंगे तो उसमें ठीक ठाक मटेरियल है,
दिख भी अच्छा रहा है, बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन अपन इसको भी कवर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरे साथ साथ चलना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिए। आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस पहले करना चाहता हूँ तो आप उस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, बस इतनी सी बात है। मानव मस्तिष्क को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ठीक है। फोर हेड, मिड हेड, फोर ब्रेन या मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये 3 भागों में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, ये तो नॉर्मल शब्द आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन एक शब्द मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे कि अग्रभाग को हम कहते हैं प्रोजेनसेफेलोन। देखो मैं प्रोजेनसेफेलोन, प्रोजेनसेफेलोन। अब इसको आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं प्रोजेनसेफेलोन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है वर्ड भी साथ साथ, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मध्य भाग जो होता है उसको अपन कहते हैं मीजेनसेफेलोन, मीजेनसेफेलोन, और इसको कहते हैं रोम्बेन, और आगे वही सेफेलोन, आप लिख लेना सेफेलोन। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भ्रूणीय परिवर्तन अवस्था होती है ना, भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब समझते हो, जब आप मां के गर्भ में होते हैं उस समय मस्तिष्क जो होता है वो क्या इस प्रकार का होता है। जब आप मां के गर्भ में पल रहे होते हैं, आपका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या शुरुआत में मस्तिष्क ऐसा होता है? नहीं, मस्तिष्क का निर्माण होता है, धीरे धीरे विकसित होता है। तो शुरुआत में जब आप भ्रूणीय परिवर्तन की अवस्था में होता है तो उस समय जो मस्तिष्क होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये कुछ इस प्रकार का मस्तिष्क है, ठीक है। इसको अपन कहते हैं न्यूरल ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? न्यूरल ट्यूब। और ये जो न्यूरल ट्यूब है इससे आगे जाके मस्तिष्क विकसित होगा। अब इस न्यूरल ट्यूब के अंदर आपको जो है वो 3 अलग अलग भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बिल्कुल विजिबल है, 3 अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। यानी कि ये वाला जो भाग है इसको अपन कहेंगे प्रोजेनसेफेलोन, बीच वाला भाग मीजेनसेफेलोन, और सबसे अंतिम वाला भाग जो है वो क्या कहलाएगा? रोम्बेनसेफेलोन। यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन की अवस्था के दौरान जो मस्तिष्क होता है वो न्यूरल ट्यूब से विकसित होता है। तो न्यूरल ट्यूब की संरचना इस प्रकार की होती है, और न्यूरल ट्यूब के अंदर ये प्रोजेनसेफेलोन, मीजेनसेफेलोन और रोम्बेनसेफेलोन। इसी को हमने कह दिया कि ये अग्रभाग है, इससे मध्य भाग है और इससे पश्च भाग है। एक ही बात है, दोनों तरीके अलग अलग हैं, ये एक ही बात है। अब यहाँ पे जब हम विकसित होंगे, बड़े होंगे, जन्म लेंगे, तो हमारा मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, और उस समय जो अग्रभाग है वो विकसित हो जाएगा, मध्य भाग, पश्च भाग सारे ही विकसित हो जाएंगे। तो ये जो अग्रभाग है ये फिर से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और उसको अपन क्या कहते हैं? अग्रभाग फिर से डिवाइड हो जाता है, इसको अपन कहते हैं टीलेनसेफेलोन, और इसको कहते हैं डायनसेफेलोन। मध्य भाग डिवाइड नहीं होता है, और पश्च भाग भी फिर से डिवाइड हो जाता है। मध्य भाग वापस फर्दर डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जो आपका पश्च भाग है, हाइंड ब्रेन है, वो डिवाइड हो जाता है, और ये डिवाइड हो जाता है माइलिनसेफेलोन और मेटासेफेलोन। माइलिनसेफेलोन और मेटासेफेलोन। ध्यान से समझते जाना, मैं आपको बहुत डीप लेके जा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। मैंने कहा सबसे पहले जो मस्तिष्क है उसको हम सिंपल भाषा में अगर डिवाइड करना चाहे तो मस्तिष्क के 3 भाग हो जाएंगे। कौन कौन से? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। लेकिन मैं कहूं कि जब हम भ्रूणीय परिवर्तन अवस्था में होते हैं तो उस समय मस्तिष्क जो है वो एक न्यूरल ट्यूब से विकसित होता है, और उस न्यूरल ट्यूब के अंदर 3 भाग होते हैं, जिसको अपन कहते हैं प्रोजेनसेफेलोन, मीजेनसेफेलोन, रोम्बेनसेफेलोन, ठीक है। अब प्रोजेनसेफेलोन फिर से डिवाइड होता है जब मस्तिष्क का विकास होता है, धीरे धीरे भाई ये संरचना इस संरचना में कन्वर्ट होगी, तो इसमें कन्वर्ट होने के लिए ये फिर से डिवाइड होती है टाइलेनसेफेलोन और डायनसेफेलोन, टाइलेनसेफेलोन और डायनसेफेलोन। मध्य भाग फिर से डिवाइड नहीं होता है, और पश्च भाग जो होता है ये भी फिर से डिवाइड हो जाता है माइलिनसेफेलोन, मेटासेफेलोन। अब कुछ लोग कहेंगे सर हिंदी बताओ, तो हिंदी में बोल रहा हूं ना, प्रोजेनसेफेलोन लिख लो, प्रोजेनसेफेलोन, मीजेनसेफेलोन, रोम्बेनसेफेलोन, टाइलेनसेफेलोन, डायनसेफेलोन, माइलिनसेफेलोन, मेटासेफेलोन। हिंदी में लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है? लिख लो, मैं बोल ही तो रहा हूं ना, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, तो आप हिंदी में उसको नोट कर लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे टाइलेनसेफेलोन का जो भाग होता है वो एक भाग होता है, उसको अपन कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क।
प्रमस्तिष्क। डायनसेफेलियन में जो आते हैं इसके अंदर आता है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। डायनसेफेलोन में प्रमस्तिष्क, डायनसेफेलोन में एपिथैलेमस, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। या फिर मैं आपसे पूछूं अग्रभाग के भाग कौन कौन से हैं मस्तिष्क में, तो अग्रभाग में ये भाग आते हैं प्रमस्तिष्क, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नॉर्मली जो सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का अग्रभाग नहीं है, जिसमें से 3 ऑप्शन वो अग्रभाग का दे देगा और 1 ऑप्शन वो मध्य पश्च भाग का आपको दे देगा। तो नॉर्मल ऐसा सवाल आएगा। लेकिन अगर वो बहुत डीप जाता है तो फिर वो ऐसे पूछेगा कि टाइलेनसेफेलोन का भाग है या डायनसेफेलोन का भाग नहीं है। वो ये सवाल कब बनेगी जब वो डीप जाना चाहिए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऊपर जाना चाहिए एग्जामिनर, तो ये सवाल पूछेगा आपको। तो अपन तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इसके भाग हो गए। तो अगर आपसे अग्रभाग के पूछे तो ये चारों ही अग्रभाग के ही भाग है ना, चारों ही अग्र मस्तिष्क के ही भाग है। लेकिन अग्रभाग को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, टाइलेनसेफेलोन, डायनसेफेलोन, तो फिर इसको आप अलग अलग मान सकते हैं। मध्य भाग ही है, इसमें कोई अलग से इसके मतलब प्रकार नहीं है कि मध्य भाग में क्या क्या आता है। लेकिन जो पश्च भाग है उसके प्रकार है। सबसे पहले इसमें प्रमस्तिष्क आ गया, तो माइलिनसेफेलोन में भी एक ही आता है और उसको अपन कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। अब मैं बात करूं मेटानसेफेलोन की, तो इसके अंदर एक तो आता है पोन्स, ध्यान से वर्ड को सुनना, पोन्स है, पोन्स, और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये एक ही नाम है, इसको अलग अलग मत समझना। कुछ बच्चे सोचेंगे इसमें 3 भाग हो गए, मेडुला अलग है ऑब्लांगेटा अलग, नहीं, मेडुला ऑब्लांगेटा एक ही नाम है, ठीक है। तो ये किसके भाग हो गए? मेटानसेफेलोन के भाग हो गए। बताओ इतनी बातें क्लियर है? बहुत सिंपल चीजें मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे इसके भाग क्या है। तो अब यहां से हमें ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो मस्तिष्क के भाग आपसे पूछ ले तो कौन कौन से भाग होंगे? प्रमस्तिष्क, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना। उसके बाद में बात करूं अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मस्तिष्क के भाग है। अब सवाल जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अग्रभाग में है, कौन सा पश्च भाग का है। ये सवाल आपसे अगर पूछे तो बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। और भी वो सिंपल सवाल देना चाहे तो वो पूछेगा निम्न में से मस्तिष्क का भाग नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर वो अलग अलग चीजें दे देगा कि पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, प्रमस्तिष्क, और एक वो दे देगा कोटि के अंग। तो आपको यहाँ पे इतना सिंपल भी सवाल मिल सकता है। कोटि के अंग आपको पता है कान से संबंधित, ईयर से संबंधित स्ट्रक्चर है ना। तो सवाल किसी भी प्रकार से बन सकता है, हमें हर सवाल के लिए तैयार रहना है। और जितना मैं मटेरियल बता रहा हूँ, जितनी मैं बातें बता रहा हूँ, उतनी ध्यान से सुन लोगे, सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने मस्तिष्क का डिवाइडेशन, क्लासिफिकेशन, जो भी कहो उसको बेहतरीन तरीके से कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले लिखेंगे मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम, फिर आप ये डिवाइडेशन करेंगे। एक लाइन ये भी डाल सकते हैं कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान मस्तिष्क एक न्यूरल ट्यूब से विकसित होता है और उस न्यूरल ट्यूब के अंदर 3 भाग होते हैं, प्रोजेंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन, रोम्बेनसेफेलोन, ठीक है। ये बात क्लियर है? मिटाओ इसको, चलो। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम क्या देखेंगे? अब जो मस्तिष्क के भाग है ना उसको चित्र में, डायग्राम में समझेंगे। ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है इसमें अपन देखेंगे कि कौन सा भाग कहां पे है। ये चीज हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र आप बना लीजिए सभी लोग। चलो अब मैं बताऊं। सबसे पहले ये जो ऊपर का बड़ा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसको अपन कहते हैं अनुमस्तिष्क। ये जो भाग है, ये बड़ा वाला सा ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इसको अपन कहते हैं प्रमस्तिष्क, सॉरी प्रमस्तिष्क। ये हो जाएगा आपका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क कौन सा है? जो वास्तु में ब्रेन टाइप आपको ऊपर ये गोलाकार, अंडाकार जो भी संरचना दिखाई दे रही है, ये प्रमस्तिष्क है। अब यहां पे
प्रेमस्टिक्स के बाद में हमने पढ़ा एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला जो भाग है, ऐसे आप इसको मान सकते हैं, ये एपिथैलेमस, ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसको मैं लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया ये थैलेमस, और मैंने यहां पे लिख दिया ये हाइपोथैलेमस। इसके बाद ये वाला जो पार्ट्स है ये होता है मध्य मस्तिष्क। ये क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, क्योंकि क्रम वाइज है, सबसे ऊपर अग्र मस्तिष्क आएगा, फिर मध्य मस्तिष्क, फिर पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के जो भाग है वो इससे ऊपर वाले अग्र मस्तिष्क, ये फिर मध्य मस्तिष्क आ गया। फिर आ जाएगा आपका इधर जो भाग आ जाएगा वो आ जाएगा पोन्स। इसको क्या कहते हैं? पोन्स। और पोन्स से भी जो नीचे है वो हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। वो क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। अब आप कहेंगे कि सर अनुमस्तिष्क कहां गया? तो ये जो साइड में स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क। ये क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। ठीक है सर, सारे भाग हमने यहाँ पे समझ लिए। वैसे ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं, इसको क्रम वाइज लिखते रहो भाई। पहले जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क वाले आएंगे, फिर मध्य मस्तिष्क आएगा, और फिर जो पश्च मस्तिष्क है उसके भाग आ जाएंगे, है ना? तो ये इसको समझ लिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको अपन कहते हैं कार्पस कैलोसोम। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसोम। ये क्या होता है इसको भी अपन समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इसका नाम आप लिख लीजिए। ये प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये होता है कार्पस कैलोसम। ठीक है, अब सुनो, अब यहां पे ये जो अनुमस्तिष्क है या जो प्रमस्तिष्क है, इसके अंदर ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है ये होता है ग्रे मैटर। बाहर वाली ये क्या होता है? ग्रे मैटर। ग्रे का मतलब भूरा रंग का, ग्रे मैटर, मैटर का मतलब होता है द्रव्य, भूरा द्रव्य। और इसके अंदर वाला ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है व्हाइट मैटर। ऐसे ही इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर बाहर जो दिखाई दे रहा है वो होता है ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ जो होता है वो होता है व्हाइट मैटर। यानी कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की बात सिर्फ प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में आएगी, बाकी मैं नहीं सोचना। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क ये दिखने भी लगभग सेम है, प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क। तो इनके अंदर जो बाहर वाली जो होती है, बाहर वाला जो फ्लूइड होता है, बाहर वाला जो लिक्विड होता है, बाहर वाला जो मैटर होता है, बाहर वाला जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं ग्रे मैटर, और अंदर वाला जो होता है वो होता है व्हाइट मैटर। ये ग्रे क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडीज प्रेजेंट रहती है। सेल बॉडीज मतलब कोशिका काय उपस्थित रहती है। सेल बॉडीज मतलब कोशिका काय इसमें उपस्थित रहती है। बात करूं व्हाइट मैटर की, तो व्हाइट मैटर को जब आप ध्यान से देखेंगे, ये सबसे पहले तो इसके अंदर माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये व्हाइट दिखता है। और ये जो व्हाइट मैटर है अनुमस्तिष्क का, ये एक वृक्ष के समान संरचना प्रतीत होती है। वृक्ष के समान संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसलिए इसे अपन प्राणी वृक्ष कहा जाता है, प्राणियों का वृक्ष। इंग्लिश में बात करूं तो अर्बोर विटाई इसको कहते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो अर्बोर विटाई इसको कहा जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब यहां पे इस मेडुला ऑब्लांगेटा की ठीक नीचे एक नली टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, और इसको अपन कहते हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु। इंग्लिश में बात करूं तो स्पाइनल कोड। और जब मैंने आपको बताया कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसका निर्माण दो भाग मिलकर के करते हैं, एक आपका ब्रेन और एक आपका स्टर्नल कॉर्ड। एक आपका ब्रेन और एक आपका मेरुरज्जु। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो दो भाग मिलकर के करते हैं, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु।
रज्जु। अब यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही सीएनएस के ही भाग है। तो यहाँ पे ये ब्रेन समाप्त हुआ और ब्रेन के जस्ट बाद यहां से क्या स्टार्ट हो जाती है, मेरु रज्जु स्टार्ट हो जाती है। इमेजिन कर पा रहे, जैसे कि ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम कैसे लिया गया है, ये डायग्राम कैसे लिया गया है, मैं कुछ इस प्रकार से खड़ा, मैं इस प्रकार से खड़ा और मेरे इस साइड से ये आपने फोटो लिया, डायग्राम लिया, मैं ऐसे खड़ा, ठीक है। तो यहां से जब मेरा ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क के पीछे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, मस्तिष्क से जुड़ी भी रहती है स्पाइनल कॉर्ड, लंबी पूरी फैली रहती है आपके कमर तक। और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके ऊपर पाया जाता है वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड, यानी कि मेरु रज्जु के ऊपर कशेरुक दंड पाया जाता है, या कशेरुक दंड के अंदर मेरु रज्जु उपस्थित रहती है। मेरु रज्जु क्या काम करती है, मेरु रज्जु जो है वो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करती है। मेरु रज्जु क्या काम करती है, शरीर के जितने भी भाग हैं उन भागों को मस्तिष्क के साथ जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करती है मेरु रज्जु। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको अपन पढ़ रहे हैं कि ये अपना ब्रेन, ये ब्रेन, और ब्रेन से इस पीछे साइड में निकली रहती है मेरु रज्जु, है ना, उससे जस्ट कनेक्टेड आपकी मेरु रज्जु रहती है। तो ये आपकी मेरु रज्जु। डायग्राम क्लियर है, एक बार ढंग से देख लो और देख लो, फिर मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। सिंपल सी बात है, हमने कहा ये जो ब्रेन है इसमें ऊपर वाला भाग प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क के जस्ट नीचे एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर आता है मध्य मस्तिष्क, और फिर आपका आता है पश्च मस्तिष्क जिसके अंदर पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, और ये जो साइड में है ये अनुमस्तिष्क है। इतनी बातें क्लियर है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे मेडुला ओब्लांगेटा के ठीक नीचे ये आपकी मेरु रज्जु फैली रहती है, ठीक है। उसके बाद अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क के विषय में अपन बात करें तो इनके अंदर बाहर वाला जो फ्लूइड होता है उसको ग्रे मैटर, और अंदर वाला जो फ्लूइड होता है उसको व्हाइट मैटर कहते हैं। और अनुमस्तिष्क का जो व्हाइट मैटर है वो एक वृक्ष के समान संरचना दिखाई दे रही है। आप जब इसको देखेंगे तो बिल्कुल ट्री के समान दिखाई दे रहा है। इसको अपन प्राणी वृक्ष या अर्बोरविटी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बात किया ये कार्पस कैलोसोम क्या होता है, वो भी बात करें। पहले इतनी बात करें, फिर अपन एक एक करके इसको समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? मिटा उसको, इसको मिटा दो। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, आपको इसके अंदर अंदर नहीं घुसाना, आपको कंटिन्यू अपनी कॉपी में चलना है। एक चीज और बता रहा हूं कि मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क को 3 झिल्लियों के द्वारा आवृत किया जाता है। 3 झिल्लियों द्वारा आवृत किया जाता है। तीन झिल्लियां पाई जाती है। देखो मस्तिष्क की बात करें, सबसे ऊपर चमड़ी, चमड़ी के नीचे क्या है, स्कल है ना, खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क है, और उस खोपड़ी के नीचे भी उस मस्तिष्क के बाहर 3 प्रकार की झिल्लियां और होती है, ठीक है। तो वो जो 3 झिल्लियां हैं इनको अपन कहते हैं मेनिनजेंस। हिंदी में बात करूं तो मेनिनजेंस, इसको क्या बोला जाता है, मेनिनजेंस। अब ये 3 झिल्लियां कौन सी होती है, एक होती है ड्यूरा मैटर, दूसरी होती है एरेक्नोइड मैटर, और तीसरी जो होती है वो होती है पाया मैटर। तीसरी कौन सी होती है, पाया मैटर। ये 3 प्रकार की झिल्ली है, जिसमें ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी और पाया मैटर आंतरिक होती है। पाया मैटर के बारे में एक और चीज ध्यान रखना, ये अत्यधिक सहवन्य होती है, अत्यधिक सहवन्य, सेंसिबल। ये बातें आपको ध्यान में रखनी, अलग से पॉइंट बना के आपको लिखना है कि मस्तिष्क को 3 झिल्लियों के द्वारा आवृत किया जाता है, और ये जो झिल्लियां हैं इनको क्या कहा जाता है, मेनिनजेंस कहा जाता है। इन झिल्लियों को मेनिनजेंस कहा जाता है। और ये झिल्लियां कौन सी हैं, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, फिर आपकी इसके बीच में एरेकेनोइड मैटर, और सबसे अंदर पाया मैटर। और पाया मैटर सबसे ज्यादा
सहवन्य होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें लिखो। इतनी चीजें समझ में आई तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता दूं। अब मैं इन मस्तिष्क के भागों के बारे में बताऊंगा कि इनका क्या क्या काम है। जैसे मैं बात करूं प्रमस्तिष्क की, तो हम देखेंगे प्रमस्तिष्क का क्या क्या काम है। फिर हम देखेंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, मध्य मस्तिष्क, ये चीजें देखेंगे। यानी कि जो आपको इस डायग्राम में नाम दिख रहे हैं ना, उनके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये अगर पढ़ लोगे ब्रेन कंप्लीट है ना। चलो तो अब एक एक करके मैं इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब अपन प्रमस्तिष्क से स्टार्ट करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है अभी तक जो भी मैंने बोला। सबसे पहले मैंने बताया मस्तिष्क, मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम। फिर मैंने कहा भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो मस्तिष्क होता है वो एक न्यूरल ट्यूब से विकसित होता है। और उस न्यूरल ट्यूब के 3 भाग होते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। उसी को हम साधारण भाषा में ये कह देते हैं कि अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। फिर अग्र भाग को हमने या प्रोजेंसेफेलॉन को फिर से डिवाइड किया, डायलेंसेफेलॉन, टिलेंसेफेलॉन। मध्य भाग को नहीं डिवाइड किया और पश्च भाग को फिर से डिवाइड किया, माइलेंसेफेलॉन, मेटानसेफेलॉन। फिर हमने कहा कि भाई टिलेंसेफेलॉन में आता है प्रमस्तिष्क और उसमें जो आपका डायेंसेफेलॉन है उसमें एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य भाग में कुछ भी नहीं है, उसके अंदर माइलिनसेफेलॉन में अनुमस्तिष्क और जो मेटानसेफेलॉन है उसके अंदर आपका आ जाएगा पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर हमने मस्तिष्क का डायग्राम देखा और उसके अंदर प्रत्येक भाग को देखा कि कौन सा भाग कहाँ पे है। फिर हमने देखा कि मस्तिष्क को 3 झिल्लियों के द्वारा आवृत किया जाता है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। और 3 झिल्लियां कौन सी है? सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली रेकॉर्डोन मैटर और सबसे अंदर वाली सबसे आंतरिक हो जाएगी पाया मैटर, जो अत्यधिक सहवनीय प्रकृति की होती है। अब अपन शुरू करते हैं प्रमस्तिष्क से। मार्कर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं प्रमस्तिष्क। ध्यान से सुनो, प्रमस्तिष्क के बारे में जितने भी पॉइंट बता रहा हूं एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाना, उससे बाहर सवाल नहीं मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। यानी कि जितने भी भाग हमने पढ़े उनमें सबसे बड़ा, और दिखाई भी दे रहा था सबसे बड़ा, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग वो क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। दूसरी बात, 2 अर्धगोलार्धों से निर्मित, 2 अर्धगोलार्धों से निर्मित। यानी कि प्रमस्तिष्क का निर्माण 2 अर्धगोलार्ध मिलकर के करते हैं, 2 अर्धगोलार्धों से निर्मित, ये इनकी विशेषता है। तीसरा पॉइंट है चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना से संबंधित भाग। आपसे पूछ ले कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सचेतन अवस्था या चेतना से संबंधित होता है, तो वो कौन सा होगा? आपका प्रमस्तिष्क होता है। वो भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। ये 3 पॉइंट सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक नाम मैंने आपको बताया था और आपने कहा भी था कि सर ये क्या होता है, तो वो फिर से अपन लिखते हैं कार्पस कैलोसम। इसके बारे में कार्पस कैलोसम क्या होता है, ये मैंने यहां पे क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे मैंने लिखा ये 2 अर्धगोलार्धों से निर्मित होता है। तो ये जो दोनों अर्धगोलार्ध है ना, इनको आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो होता है कार्पस कैलोसम। परिभाषा लिखूं या इसके बारे में लिखूं तो तंत्रिका, तंतुओं का बंडल, यानी कि ये एक प्रकार का तंत्रिका तंतु का बंडल है जो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ता है। प्रमस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ता है। अब तो समझ में आया कार्पस कैलोसम क्या है, ठीक है। एक पॉइंट कार्पस कैलोसम के बारे में और लिख लो, ये केवल स्त्री का मतलब समझते, स्त्रियों यानी कि मैमल्स, स्त्रियों के मस्तिष्क में ही पाया जाता है। किसके? स्त्रियों के मस्तिष्क में ही पाया जाता है। बातें समझ में आ रही है जो भी लिखवा रहा हूं? प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, 2 अर्धगोलार्धों से निर्मित और चेतना से संबंधित भाग होता है।
फिर कार्पस कैलोसोम क्या होता है, तो ये जो प्रमस्तिष्क दो अर्ध गोलार्धों से बनता है, इन दोनों अर्ध गोलार्धों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक तंत्रिका तंतु का बंडल होता है जिसको अपन कार्पस कैलोसोम नाम देते हैं। और ये कार्पस कैलोसोम सभी जीवों में नहीं पाया जाता, केवल और केवल मैमल्स का लक्षण है, केवल और केवल स्त्रियों के अंदर ही ये पाया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना। अब इस प्रमस्तिष्क के अंदर जो गोलार्ध होते हैं, प्रत्येक अर्ध गोलार्ध के अंदर 4 पालियां पाई जाती हैं। कितनी? पॉइंट लिखो। प्रत्येक अर्ध गोलार्ध, किसका अर्ध गोलार्ध? प्रमस्तिष्क का जो अर्ध गोलार्ध है उसमें 4 पालियां, 4 पालियां, पालियां यानी कि इंग्लिश में लोब, 4 पालियां पाई जाती है। वो 4 पालियां कौन कौन सी है? 4 पालियां होती है, उसके नाम आपको लिखने हैं। फ्रंटल लोब, लोब का मतलब होता है पाली, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। फिर होता है पैराइटल, पैराइटल लोब, लोब का मतलब होता है पाली। फ्रंटल का मतलब केंद्रीय, सामने वाली। पैराइटल का मतलब परिधीय, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब। और हो जाएगी इसके अंदर ऑक्सीपिटल लोब, और हो जाएगी आपकी टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल, और चौथी हो जाएगी ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब। बातें समझ में आ रही हैं? प्रमस्तिष्क का जो अर्ध गोलार्ध है उसमें 4 पालियां पाई जाती हैं, 4 लोब पाए जाते हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फिर से वही बात हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, फ्रंटल, पैराइटल यानी कि परिधीय, टेम्पोरल हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब हो जाएंगे, हो गई 4 लोब। अब इन चारों पालियों का अलग अलग काम है, चारों पालियों का अलग अलग काम है। वो काम क्या है अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रंटल लोब की, तो फ्रंटल लोब जो है मुख्य जो प्रमस्तिष्क के अंदर जो काम करता है वो फ्रंटल लोब करता है। क्या काम करता है? क्या काम करता है? अब आप सुनो ध्यान से। तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता का मतलब समझते हैं? तर्क वितर्क करने की जो शक्ति है आपके अंदर, तार्किक योग्यता, सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, याददाश्त या स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच प्रोडक्शन, ये सारे के सारे काम कौन करता है? फ्रंटल लोब के हिस्से में आ जाते हैं। आपके अंदर जो तार्किक योग्यता है, तर्क करने की जो शक्ति है, वो फ्रंटल लोब की वजह से। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, आप कोई भी चीज के बारे में विचार कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये जो शक्ति है ये किसकी वजह से? फ्रंटल लोब की वजह से। आपके पास याददाश्त है, आप कोई भी चीज, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं तो इसको आपको एग्जाम तक याद रखना है, कैसे हो जाएगा? आपके पास याददाश्त है, ये भी किसकी वजह से होता है? फ्रंटल लोब की। और स्पीच प्रोडक्शंस, आपके अंदर जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, जो भी चीजें बोल रहा हूं उसको कौन मैनेज कर रहा है? फ्रंटल लोब। कोई भी जगह आप भाषण देने जाते हैं तो रट के थोड़ी जाते हैं। हाँ, वो स्कूल में जाते थे वो अलग बात है, लेकिन जब आप बड़े आदमी बन जाएंगे, जब आपको भाषण देने के लिए बुलाया जाएगा तो आप रट के जाएंगे भाषण, ऑब्वियसली आपको वहां पे अपने आप अपने जो है भाषण का निर्माण होता जाएगा और आप उसको बोलते जाएंगे। तो ये जो स्पीच प्रोडक्शन की क्षमता है ये भी फ्रंटल लोब की वजह से होती है, ये फ्रंटल लोब के काम है। तो सर पैराइटल लोब क्या करता है? पैराइटल लोब क्या करता है? तो जितनी भी प्रकार की सामान्य संवेदनाएं हैं, ठीक है, सामान्य संवेदना। अब सामान्य संवेदना क्या होती है? संवेदना, सामान्य संवेदनाएं जैसे ठंड, ताप, स्पर्श, गर्म इत्यादि जो संवेदना है, इनके प्रति जो आप अनुक्रिया दर्शाते हैं वो किसकी वजह से दर्शाते हैं? वो पैराइटल लोब की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है? पैराइटल लोब की वजह से होता है। टेम्पोरल लोब क्या काम करता है? ये आपके भाषा बोध, भाषा बोध से संबंधित जो लोग हैं वो टेम्पोरल लोब, और ऑक्सीपिटल लोब जो है वो दृश्य से संबंधित होता है, दृश्य से संबंधित।
यानी देखने से संबंधित जो है वो आपका ऑक्सीपिटल, नाम से भी पता चल रहा है, यानी कि इससे संबंधित चीजें जो है वो आंख से जुड़ी रहती है, वो ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आ रही है? लिख लो, समझ आ रही तो लिख लो। ये प्रमस्तिष्क हमारा यहां पे कंप्लीट होता है, लिखो इसको। चलो, ये प्रमस्तिष्क कंप्लीट। अगला जो पार्ट है वो हमारा है एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगला जो हमारा पार्ट है वो है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर मैं बात करूं एपिथैलेमस की, तो इससे संबंधित केवल एक नाम, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो भाग होता है इससे पीनियल ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है। इस भाग से पीनियल ग्रंथि जुड़ती है। बस एक ही पॉइंट याद रखना है एपिथैलेमस में कि इस भाग से पीनियल ग्रंथि जुड़ती है। दूसरा पार्ट थैलेमस। थैलेमस की अगर मैं बात करूं तो ये दो काम करता है, दो चीजें इसके अंदर याद रखनी। एक तो मस्तिष्क के जो ऊपरी और निचले भाग है उनके बीच में रिले केंद्र के रूप में, रिलैक्सेशन रिले केंद्र के रूप में काम करता है। और एक और काम है कि जितने भी प्रकार के संवेदी या चालक संदेश होते हैं वो सारे इस थैलेमस भाग से होकर ही गुजरते हैं, उन सब की प्रोसेसिंग यहीं पे होती है। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं इसको। मस्तिष्क के ऊपरी व निचले भागों के मध्य रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो याद रखना वो ये है थैलेमस के बारे में कि जितने भी प्रकार के संवेदी और चालक संकेत जो होते हैं वो इसी भाग से गुजरते हैं। सभी संवेदी व चालक संकेत चालक संकेतों को यहीं से गुजरना होता है और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, यहीं से जाना पड़ेगा, एक ही रास्ता है। तो थैलेमस के बारे में दो बातें याद रखना। मस्तिष्क के सवाल आ जाएगा, मस्तिष्क के ऊपरी और निचले भागों के बीच में रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लिंगेटा और ऑप्शन डी थैलेमस। सवाल आ जाएगा सभी प्रकार के संवेदी और चालक संकेत गुजरते हैं, कौन सा भाग है मस्तिष्क का? थैलेमस। चलो अब आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जहां से सवाल आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, सवाल आने की संभावना क्या रहती है? थोड़ी सी ज्यादा रहती है। हाइपोथैलेमस सबसे पहले तो जो हाइपोथैलेमस है ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है? हाइपोथैलेमस एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अब आप सबको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसलिए इस हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ग्लैंड।
मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर। क्यों? क्योंकि मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस, तो उसका तो मास्टर हुआ। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। क्यों है? क्योंकि पीट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करते है ही। और क्या करना है? और हाइपोथैलेमस के बारे में अगर मैं बात करूं तो तापमान, भूख व प्यास से संबंधित केंद्र। यानी कि आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी, ये सारी जो चीजें हैं वो किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमस के पास होती है। तो भूख प्यास से संबंधित नियंत्रण केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास से संबंधित नियंत्रण केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये कौन? हाइपोथैलेमस। ये लिम्बिक सिस्टम, अभी बताऊंगा लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। ये लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर क्रोध, प्रेम, लैंगिक व्यवहार का भी अभिव्यक्तिकरण करता है। का भी अभिव्यक्तिकरण करता है। समझ गई मेरी बात को? तो ये तो हाइपोथैलेमस के बारे में बात होगी। अब लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? ये प्रमस्तिष्क के आंतरिक भाग होते हैं, वो कुछ मिल करके इस लिम्बिक सिस्टम का निर्माण करते हैं, है ना। प्रमस्तिष्क के कुछ आंतरिक भाग, और ये जो अपन ये लिख देते हैं, प्रमस्तिष्क से संबंधित कुछ संरचनाएं, वो संरचना कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि हो सकता है एमीगडेला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। एमीगडेला जैसे तो लेके, जैसे एमीगडेला है, हिप्पोकैम्पस है, या फिर मेमिलरी बॉडी है, ठीक है, सेप्टम है, मेमिलरी बॉडी है, सेप्टम इत्यादि मिलकर इसका निर्माण करते हैं। ये आपका लिम्बिक सिस्टम है ना। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। एपिथैलेमस समझ में आ गया। एक ही पॉइंट याद रखना है, पीनियल ग्रंथि जुड़ी रहती है। थैलेमस में 2 पॉइंट याद रखने, कौन कौन से? एक तो रिले केंद्र के रूप में काम करेगा, और दूसरा जितने भी चालक और संवेदी संकेत है यहीं से गुजरेंगे। हाइपोथैलेमस से संबंधित 4 बातें याद रखनी। कौन सी 4 बातें? पहली बात, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करेगा। दूसरी बात, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, और इसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तीसरा काम, भूख और प्यास से संबंधित केंद्र कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। चौथा काम, लिम्बिक सिस्टम के साथ, ये अकेला नहीं करता। चौथा जो काम है ना, ये अकेला हाइपोथैलेमस नहीं करता, ये लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के करता है। तो लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के क्रोध, प्रेम, लैंगिक व्यवहार, उन सब का अभिव्यक्तिकरण का काम करता है। अब आप कहेंगे सर लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? तो ये प्रमस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं, जैसे कि एमीगडेला है, सेप्टम है, मेमिलरी बॉडी है, हिप्पोकैम्पस है, ये मिलकर के एक संरचना बनाते हैं जिसको अपन लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। कभी कभी सवाल आ जाता है कि प्रमस्तिष्क का भाग है, तो इनमें से कोई नाम दिखे तो ये सारे किसके भाग है? एमीगडेला, हिप्पोकैम्पस, सेप्टम, एक और आप लिख लेना जगह है तो मेमिलरी बॉडीज, है ना। मेमिलरी बॉडी जो है वो भी प्रमस्तिष्क का ही भाग है, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमने जो है वो अग्र मस्तिष्क पूरा पढ़ लिया। अग्र मस्तिष्क अपन ने पूरा पढ़ लिया। बेटा इसको मध्य मस्तिष्क में कुछ पढ़ना ही नहीं है, बहुत छोटी सी चीज पढ़नी है, बहुत छोटी सी, 1 मिनट का काम है। और पश्च मस्तिष्क के अंदर 3 मिनट का काम है। अब अपन देखेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है ना, उसके अंदर 4 लोब होते हैं, 4 लोब पाए जाते हैं। मान लो ये मध्य मस्तिष्क वाला भाग अपन ने देखा था,
इसके अंदर ऐसे 4 लोब होते हैं। ये ऊपर वाले ये जो दोनों लोब है ना, इसको कहते हैं सुपीरियर, क्योंकि ऊपर है तो सुपर होंगे। सुपीरियर कोलिक्यूलाई। और नीचे वाले ये जो 2 लोब है इनको कहेंगे इंफीरियर, इंफीरियर कोलिक्यूलाई। और संयुक्त रूप से इसको कहा जाता है कोरपोरा क्वाड्रिजेनिया, कोरपोरा क्वाड्रिजेनिया, कोरपोरा क्वाड्रिजेनिया। यानी चारों लोगों को एक साथ तो कहते हैं कोरपोरा क्वाड्रिजेनिया। और 2 ऊपर वाले की बात करें तो सुपीरियर कोलिक्यूलाई, और नीचे वाले की बात करें तो इंफीरियर कोलिक्यूलाई। अब इनका काम क्या है? सुपीरियर कोलिक्यूलाई जो है ये दृश्य से संबंधित जो रिफ्लेक्स होता है उसका काम करता है। दृश्य यानी कि देखने का काम इसका नहीं है, वो तो आंखों का है, लेकिन उससे संबंधित जो रिफ्लेक्स है, पीछे से कोई भी लाइट पड़ी या कुछ भी ऐसी चीज हुई जिसको आप देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो रिफ्लेक्स होगा उसके लिए जो उत्तरदायी है वो आपका सुपीरियर कोलिक्यूलाई। और ये सुनने से संबंधित, हियरिंग से संबंधित, सुनने से संबंधित रिफ्लेक्स ये देता है। ठीक है, सुनने से संबंधित रिफ्लेक्स इसमें होता है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर? ठीक, अब अपन बात करेंगे पश्च मस्तिष्क की। किसकी बात करेंगे? पश्च मस्तिष्क की। और पश्च मस्तिष्क के अंदर अलग अलग भाग है। पहले अपन पढ़ लेते हैं पोन्स को। किसको पढ़ते हैं? पोन्स। पोन्स जो होता है सबसे पहले तो पोन्स जो है, जिस प्रकार प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जो जोड़ता था उसको कार्पस कैलोसम कहते थे, ये अनुमस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। अनुमस्तिष्क ये गोलार्धों को जोड़ना व उनके बीच समन्वय स्थापित करना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना, एक तो काम ये, यानी कि अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ना। दूसरा काम मस्तिष्क के ऊपरी व निचले भागों को जोड़ना, ऊपरी व निचले भागों को जोड़ना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना। तीसरा काम श्वास अनुचलन केंद्र यहां पे उपस्थित होता है। ये सवाल कई बार आया, ये शायद मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था कि श्वास अनुचलन केंद्र जो होता है वो आपका पोन्स में उपस्थित होता है। तो श्वास अनुचलन केंद्र यहाँ पे पोन्स में पाया जाता है। पोन्स में 3 बातें याद रखनी है: अनुमस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ना, मस्तिष्क के ऊपरी और निचले भागों को जोड़ना, और श्वास अनुचलन केंद्र यानी कि संवातन की जो क्रियाविधि है, संवातन की जो प्रक्रिया है, संवातन नियामक केंद्र ये भी कह सकते हैं, संवातन नियामक केंद्र, संवातन नियामक केंद्र। ठीक है, ये 3 बातें पोन्स में। देखो ये आपको बहुत सिंपल लगेगी, आपने अगर पहले डायग्राम देख के उसके एक एक भाग को समझ लिया, फिर उस भाग की काम 2-2, 3-3 काम है मुश्किल से। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप 10-15 मिनट भी देखोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, पोन्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क के 2 भाग बचे, एक तो मेडुला ऑब्लांगेटा और एक हमारा बचा हुआ है अनुमस्तिष्क। उनको देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा मेडुला ऑब्लांगेटा सबसे पहले मेडुला ऑब्लांगेटा का जो काम होगा वो होगा, सबसे पहला काम अनैच्छिक
गतिविधियां। अनैच्छिक गतिविधियों का मतलब समझते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं ऐसी गतिविधियां। अनैच्छिक गतिविधियों का नियमन, उसको कंट्रोल करने का काम होता है ना। अनैच्छिक गतिविधि कैसे है, जैसे कि मैं चाय नहीं रहा और मेरे गर्दन से झटके मार रही है ऐसे, तो ये एक प्रकार की अनैच्छिक गतिविधि है। तो इन चीजों को कौन रोकता है, मेडियल ऑब्लिगेटर। और क्या काम करता है, अनैच्छिक गतिविधियों का नियमन। दूसरा काम अगर इसमें देखें तो मेडियल ऑब्लिगेटर के अंदर विभिन्न प्रकार के जितने भी नियमन केंद्र है, जैसे कि वमन केंद्र है, जठर केंद्र है, ठीक है, ये सारे के सारे जो नियमन केंद्र है वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। लिख लेते हैं इसको, विभिन्न प्रकार के जो नियामक केंद्र हैं, जैसे हृदय सहवन केंद्र, ठीक है, श्वसन केंद्र, वमन केंद्र इत्यादि, और भी हो सकते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, और क्या काम करते हैं। और एक बात सुनो, मैंने कहा मस्तिष्क के नीचे जो स्पाइनल कोड लगा रहता है, वो स्पाइनल कोड मेडुला ऑब्लिगेटा के जस्ट बाद आ रहा था, तो वो स्पाइनल कोड इसी का प्रसारित भाग होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा का जो प्रसारित भाग है वही मेरुरज्जु कहलाता है, वही होता है मेरुरज्जु। ये 3 पॉइंट इसमें भी याद रखने, मेडुला ऑब्लिगेटा। उसके बाद आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में जो मेन मुख्य पॉइंट आपको याद रखना वो ये रखना है कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, पहला कौन सा हो गया, प्रमस्तिष्क, तो ये दूसरा सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा भाग है वो आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया पूरा कि बाकी है कुछ, मैजिक हो गया अब तो कुछ नहीं बचा। तो ये था ओवरऑल आपका मस्तिष्क। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके बता देना, और अगर अच्छी लगी तो शेयर मार देना धड़ाधड़। ठीक है, ऐसे लोगों को शेयर करना जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी को कर दिया, पापा को कर दिया, मतलब नहीं रहेगा। शेयर करने का मतलब है अगर आप एक व्यक्ति को भी कर रहे हैं, 2 व्यक्ति को भी कर रहे हैं, तो वो कम से कम क्लास को देखें, ताकि हमारा चैनल आगे जाए, बच्चों को पता चले कि फ्री में कंटेंट मिल सकता है और शानदार मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और मैं इसको आपके ऊपर ही छोड़ना चाहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।